बेटा आज का हमारा आर्टिकल है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को हम पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले इस बात को जान लेते हैं कि संकुलन क्षमता होती क्या है, किसे कहते हैं संकुलन क्षमता। बेटा आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो कि अगर आपके पास कोई बॉक्स है, आपको एक बॉक्स दे दिया गया और उस बॉक्स के अंदर आपसे कहा गया कि आपके पास कुछ बॉल हैं, आपको बॉक्स के अंदर उन बॉल को भरना है। तो जब आप बॉक्स के अंदर बॉल को भरोगे और बॉक्स को पूरी तरीके से बॉल से भर दोगे, तब आप क्या सोचते हो, क्या बॉक्स का पूरा आयतन उन बॉल ने घेर रखा है या अभी भी बॉक्स के अंदर कुछ ऐसा आयतन खाली पड़ा है जो आयतन बॉल ने नहीं घेरा है। तो आप किसी भी बॉक्स के अंदर अगर बॉल गोले के आकार के कणों को रखोगे, आप इस बात को देखोगे गोले के कणों के बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान रह जाता है शेष। इसका मतलब मैं क्या समझता हूं कि पूरे के पूरा बॉक्स गोलों के द्वारा कंप्लीटली भरा नहीं गया है। उस समय इस बॉक्स के अंदर गोलों का जितना भी आयतन निकलेगा, इस पूरे बॉक्स का आयतन हमें पता होगा और उस बॉक्स के अंदर गोलों का जितना भी आयतन निकलेगा, जैसे मैंने मान लिया कि 60% भाग गोलों का है, 40% भाग अभी भी बॉक्स में खाली पड़ा है, तो वो जो 60% भाग गोलों ने भर लिया है उसे कहते हैं संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता क्या होती है, कोई भी अगर आपके पास इकाई सेल है, इकाई सेल में गोलीय कणों द्वारा जितना भी स्थान घेर लिया जाएगा उसे कहते हैं संकुलन क्षमता। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी बॉक्स में आप बॉल को भरते हो, आप बॉक्स को कंप्लीटली 100% पूरा का पूरा आयतन बॉल के द्वारा घेर नहीं सकते। तो उस बॉक्स के अंदर बॉल ने जितना भी आयतन घेर रखा है उस आयतन की अमाउंट को कहते हैं संकुलन क्षमता। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले संकुलन क्षमता को परिभाषित करना। संकुलन क्षमता कहते किसको है? तो संकुलन क्षमता की परिभाषा बड़ी आसान सी है। क्या लिखेंगे हम? किसी इकाई सेल में, बेटा इकाई सेल को एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। इकाई सेल का एक और नाम है एकक कोष्ठिका। इकाई सेल को एकक कोष्ठिका के नाम से भी जानते हैं। किसी इकाई सेल या एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों द्वारा, अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन, घेरा गया आयतन, और बेटा ये आयतन अमाउंट का में होनी चाहिए प्रतिशत में। घेरा गया आयतन जो होता है और ये आयतन का में निकालना है, हमको परसेंटेज में निकालना है। ये परसेंटेज में निकाला गया आयतन ही क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती है। अच्छा, अगर मैं इसी से संकुलन क्षमता के फॉर्मूले को भी देखूं कि संकुलन क्षमता का फॉर्मूला क्या बनता है, तो बड़ा आसान है। संकुलन क्षमता या संकुलन क्षमता का एक और नाम है संकुलन दक्षता। संकुलन क्षमता के फॉर्मूले को बनाना होगा तो मैं आसानी से क्या करने वाला हूं, इकाई सेल का आयतन लिखेंगे हम नीचे। इकाई सेल का आयतन, बेटा इकाई सेल का आयतन का मतलब इसे हम एकक कोष्ठिका का आयतन भी कह सकते हैं। और ऊपर हम लोग लिखेंगे परमाणुओं का कुल आयतन। क्योंकि मैंने बताया कि आप आसानी से ऐसे निकाल तो लोगे, लेकिन ये वैल्यू परसेंटेज में नहीं होगी। तो वैल्यू को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं इसे ऐसे गुणा कर दूंगा 100 से।
तो एक आसान सी संकुलन दक्षता का फॉर्मूला या संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बन सकता है परमाणुओं का कुल आयतन अपॉन इकाई सेल का आयतन। 100 का मल्टीपल है। आप ऐसे भी इसको बता सकते थे कि संकुलन क्षमता को ऐसे बोल सकते थे कि किसी इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का प्रतिशत मात्रा या परमाणुओं का प्रतिशत आयतन क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाती है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। किसी इकाई सेल में उपस्थित परमाणुओं का प्रतिशत में आयतन क्या कहलाता है? संकुलन क्षमता कहलाता है। तो मैं संकुलन क्षमता को एक और प्रकार से परिभाषित कर सकता हूं। संकुलन क्षमता को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? लिखेंगे किसी इकाई सेल में परमाणुओं द्वारा घेरा गया प्रतिशत आयतन संकुलन क्षमता कहलाती है। संकुलन क्षमता कहलाती है। तो बेटा ये संकुलन क्षमता की परिभाषा हो गई। इंपॉर्टेंट क्या है? संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। और मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं संकुलन क्षमता के फॉर्मूले को कैसे लगाना है। संकुलन क्षमता में उस इकाई सेल के अंदर जितना भी परमाणु कण आता है उसका आयतन आपको ऊपर लिखना है, इकाई सेल का टोटल आयतन आपको नीचे लिखना है और उस पाई गई राशि में 100 का क्या कर देना है? मल्टीपल कर देना है और संकुलन क्षमता आसानी से आ जाएगी। तो बेटा अगर मैं चेक करके देखता हूं तो हमारे यहां कई प्रकार के इकाई सेल मिलते हैं, क्योंकि संकुलन क्षमता भी किसकी निकाली जाती है? किसी इकाई सेल की। और हम लोगों को पता है हमने कई प्रकार के इकाई सेल पढ़ रखे थे, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी या एससीसी सिंपल प्रिमिटिव सेल आदि इकाई सेल, मतलब इस प्रकार के काफी इकाई सेल हम लोगों ने पढ़ रखे थे। तो मैं एक एक इकाई सेल के लिए उसकी पैकिंग इफिशियंसी निकालना स्टार्ट करता हूं। ध्यान रखिएगा हर एक सेल की पैकिंग इफिशियंसी का नॉलेज आपको होना जरूरी भी है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। डायरेक्टली पूछ सकता है कि सरल या आद्य इकाई सेल की पैकिंग इफिशियंसी संकुलन क्षमता क्या होती है, या आपसे प्रूव भी करवा सकता है कि आप सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल जो है उसकी संकुलन क्षमता की गणना करिए। तो मैं संकुलन क्षमता की गणना करना स्टार्ट करता हूं। तो हम सबसे पहले हमारे पास, मैंने जैसे बताया आपको कि हमारे पास इकाई सेल तो कई प्रकार के होते हैं, उनमें से मैं आज सिंपल या प्रिमिटिव इकाई सेल यूनिट सेल इसके लिए संकुलन क्षमता निकालूंगा। और सिंपल और प्रिमिटिव इकाई सेल की अगर मैं संकुलन क्षमता को निकालता हूं तो सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल को हम सरल या आद्य इकाई सेल के नाम से भी जानते हैं। सरल या आद्य इकाई सेल के नाम से जानते हैं। तो मुझे उस इकाई सेल की क्षमता ज्ञात करनी है, संकुलन क्षमता ज्ञात करनी है। सबसे पहली बात तो आती है सरल या आद्य इकाई सेल होता क्या है। तो बेटा सरल या आद्य इकाई सेल की परिभाषा को आप पहले भी पढ़ चुके हो, आप उसको पहले भी पहचान चुके हो। आपने सरल या आद्य इकाई सेल के विषय में जब आपने इंफॉर्मेशन प्राप्त की थी तो आप ये लिख रहे थे, आपने एक क्यूबिक यूनिट सेल बनाया था और क्यूबिक यूनिट सेल बनाने के बाद आपको याद होगा आपने बताया था कि सरल या आद्य इकाई सेल वह इकाई सेल होता है जिसमें अवयवी कण या परमाणु कण इकाई सेल के कोनों पर अवेलेबल होते हैं। तो मैं अवयवी कण या परमाणु कणों को इकाई सेल के कहां पर रख देता हूं? कोनों पर। बेटा यही तो कोने हैं। और आप ये भी समझते थे क्यूबिक यूनिट सेल में कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। अब आप देख सकते हो 4 तो इस नीचे वाली सरफेस पे और 4 ऊपर वाली सरफेस पे। तो टोटल जो परमाणु कण है, एटॉमिक पार्टिकल हैं, वो 8 कॉर्नर्स पर रखे हुए हैं। मैं इस बात को बताता हूं भी हूं कि सरल या आद्य इकाई सेल
में एटम्स की या परमाणुविक व्यवस्था क्या होती है। तो मैं लिखता हूं इस इकाई सेल में, इस इकाई सेल में अवयवी कण, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कह सकते हैं, अवयवी कण इकाई सेल के कोनों पर पाए जाते हैं, इकाई सेल के कोनों पर पाए जाते हैं। तो थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन हो गई कि अगर आपके पास सरल याद इकाई सेल है तो उसमें एटम्स जो हैं वह एटॉमिक पार्टिकल जो हैं वो कहां कहां पर पाए जाते हैं। अब सबसे पहली गणना तो ये, सेकेंड नंबर पे मुझे एक और चीज निकाल लेनी है कि सरल या आद्य इकाई सेल में एटॉमिक पार्टिकल कोनों पर अगर पाए जाते हैं ये कितने परमाणुओं का निर्माण करते हैं। तो मुझे सेकेंड नंबर पर हर एक यूनिट सेल के लिए, इसी के लिए नहीं, मैं जब दूसरे भी यूनिट सेल को निकालूंगा तो मुझे उसमें भी निकालनी पड़ेगी एक विशेष चीज, परमाणुओं की संख्या। इस चीज को सभी ध्यान रखेंगे, हमें नेक्स्ट चीज निकालनी पड़ेगी कि परमाणुओं की संख्या क्या है। तो बेटा परमाणुओं की संख्या के विषय में मुझे निकालने का नॉलेज आसान सा था। कैसा निकालने का नॉलेज था, चेक करो। देखो परमाणुओं की संख्या में सबसे पहले चेक करते हैं, मैं डायरेक्टली थोड़ी सी काम कर देता हूं। यहां पर बेटा कोनों पर पार्टिकल अवेलेबल है, आप देख के बताओ इसमें कोनों पर कितने अवयवी कण अवेलेबल हैं। आप बेटा देखोगे कोनों पर 8 अवयवी कण अवेलेबल हैं। और एक सोचने वाली बात है, अगर कोनों पर 8 अवयवी कण हैं तो कोनों पर जो अवयवी कण होता है उस एक अवयवी कण का इकाई सेल में हिस्सा कितना होता है। आपने बेटा पिछले आर्टिकल्स में पढ़ रखा है 1/8 होता है। अभी 1/8 हो गया, प्लस चेक करते हैं क्या कोई भी पार्टिकल फलक पर है। अगर कोई भी पार्टिकल फलक पर नहीं है तो मैं उसको छोड़ देता हूं, नहीं मैं फलक पर पार्टिकल की संख्या लिखता और फलक का भाग होता है, हिस्सा होता है, फलक पर परमाणु कण का हिस्सा होता है 1/2। फिर मैं चेक करता क्या कॉर्नर पर कोई परमाणु कण रखा हुआ है। अगर कॉर्नर पर कोई परमाणु कण होता तो मैं उसकी संख्या लिखता और कॉर्नर पर अवयवी कण का हिस्सा होता है 1/4। तो मैं इस हिसाब से हर एक स्थान पर अवयवी कणों की संख्या और उसके हिस्से को चेक करता। लेकिन मेरे को देखने पर यह क्या पता चलता है कि केवल अवयवी कण कॉर्नर पर है, कोनों पर है, क्योंकि अवयवी कण कोनों पर है, 8 कोनों पर है और कोनों पर अवयवी कण का हिस्सा होता है 1/8। तो मैंने कोनों के लिए केवल गणना की है, इसको डिवाइड करेंगे बेटा एक परमाणु आंसर आएगा। मतलब अगर कभी भी आपके पास सरल या आद्य इकाई सेल मिलता है तो उसके कोनों के अगर सभी परमाणु कणों के हिस्सों को मिला दिया जाए तो केवल एक परमाणु बनकर तैयार होगा। 8 कोनों को मिलाकर मात्र एक परमाणु बनकर तैयार होगा। तो ये हो गई परमाणुओं की संख्या। अब मुझे इसमें से कुछ विशेष बातें मान लेनी है। क्या माननी है? माना, मैं क्या क्या मानता हूं? माना इकाई सेल की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। अब इकाई सेल की भुजा को क्यों माना गया बेटा? क्योंकि आप अगर संकुलन क्षमता के फॉर्मूले को चेक करोगे, संकुलन क्षमता में एक जगह आया था इकाई सेल का आयतन। अगर बेटा किसी भी इकाई सेल का आयतन निकालना है, और हम इस बात को भी जानते हैं हमारा इकाई सेल घन के आकार का है, और क्योंकि इकाई सेल घन के आकार का है इसलिए इकाई सेल का आयतन इसका मतलब घन का आयतन, और घन का आयतन निकालने के लिए हमें घन की भुजा चाहिए। तो हमने वो घन की भुजा a मान ली है। और मैं बेटा एक स्ट्रक्चर में से मैं बता देता हूं, हमने अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से बनाई है। क्यों? ताकि हमें आगे के भी अवयवी कण दिखाई देते रहें और पीछे की साइड पर जो अवयवी कण है वो भी स्पष्ट दिखाई दें। लेकिन अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ओरिजिनल देखूं, ओरिजिनल स्ट्रक्चर को देखूं, तो बेटा मैं अभी केवल इस भाग को देखकर इस भाग का स्ट्रक्चर बनाता हूं, केवल इस भाग का, ये आगे वाली फेस का स्ट्रक्चर। तो आगे वाली फेस का स्ट्रक्चर बेटा कुछ इस हिसाब का होता है। ये इस टाइप की दिखेगी आगे वाली फेस, और इसमें अवयवी कण मैंने छोटे इसलिए बनाए हैं
कि छोटे अवयवी कणों बनाने में हम पीछे के भी पिछली साइड पर भी रखे अवयवी कणों को आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं बड़ा अवयवी कण बना दूं जितना एक्चुअल साइज में होता है, तो आपको आगे वाला अवयवी कण तो दिखेगा लेकिन पीछे वाला अवयवी कण नहीं दिखेगा। अब मैं ओरिजिनल में बनाता हूं अवयवी कण का आकार कैसा होता है। बेटा अवयवी कण का आकार कुछ ऐसा होता है। अवयवी कणों का आकार बेटा कुछ इस हिसाब से होता है, इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन इस प्रकार के स्ट्रक्चर में आप समझते हो, ये आगे वाली सरफेस, इस आगे वाली भुजा के केवल अवयवी कण आपको दिखाए गए हैं। अगर मैं इतने बड़े अवयवी कण यहां बना दूं ऊपर वाले स्ट्रक्चर में, तो आपको पीछे वाले अवयवी कण तो दिखने बंद हो जाएंगे, और जब पीछे वाले नहीं दिखेंगे तो आप इस बात को भी नहीं जान पाओगे कि अवयवी कण का जो कॉर्नर है, कोने जो हैं, ये 8 हैं या 4 हैं केवल। तो वैसे मैंने बनाए छोटे हैं लेकिन ओरिजिनल में ऐसे अवयवी कण होते हैं। अभी मैं एक काम कर लेता हूं, अवयवी कण में से मैंने इन्हें देखा, ये वाली भुजा ये है, ये वाली साइड यहां है, ये ऊपर वाली साइड यहां है, और ये लेफ्ट हैंड वाली साइड ये है, और मैंने इसकी साइड को मान रखा है कितना, ए। और एक चीज आपको बता दूं, ये जितने भी परमाणुवी कण होते हैं वे लगभग उनकी त्रिज्याएं सभी की आपस में कैसी होती हैं, समान। अच्छा ऐसे भी सोचते, अगर ये सारे के सारे अवयवी कण क्लोरीन के हैं तो क्लोरीन की त्रिज्या सभी जगह बराबर होगी, और क्लोरीन की त्रिज्या अगर सभी जगह बराबर होती है, ये भी त्रिज्या आर, ये भी त्रिज्या आर, ये सारी रेडियस आपस में कैसी होंगी, इक्वल। तो मैं एक काम कर लेता हूं, मैं ये भी मान लेता हूं परमाणुवी कण की त्रिज्या क्या होगी। तो मैंने पहली चीज क्या माना, इकाई सेल की भुजा a सेंटीमीटर, और परमाणुवी कण या अवयवी कण, अवयवी कण की त्रिज्या r सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात आ गई कि जब मैंने इकाई सेल में माना तो भुजा को माना, और जब मैं अवयवी कण में मानता हूं तो त्रिज्या, क्योंकि बेटा मैं भी जानता हूं मुझे उन अवयवी कणों का क्या चाहिए, आयतन। और अवयवी कण आयतन कैसे निकलेगा, क्योंकि अवयवी कण गोलाकार हैं, और गोले का आयतन जो है वो त्रिज्या के बेसिस पर निकलता है, 4/3 पाई r क्यूब। इसलिए मैंने उसके लिए क्या माना, रेडियस माना, त्रिज्या को माना। तो मैंने अवयवी कण की त्रिज्या को कितना माना, r। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं इस पूरे में देखूं तो एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है। क्या निकल के आती है, इकाई सेल की भुजा और अवयवी कण या अवयवी कणों की त्रिज्या के मध्य संबंध। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये संबंध आपको आना चाहिए। लेकिन ये संबंध जो मैं बता रहा हूं केवल सरल या आद्य इकाई सेल के लिए चल रहा है। बेटा आप चेक करो, इकाई सेल की भुजा अर्थात a और अवयवी कणों की त्रिज्या अर्थात r के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। ये रिलेशन कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ लेता है। तो मैं देखो रिलेशन कैसे देखता हूं, मैं क्या सोचता हूं कि अगर घन की भुजा, इस घनी इकाई सेल की भुजा a है, अगर ये भुजा a है तो बेटा आप सोचिए यही साइड तो यहां से यहां तक होगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। अगर ये भाग a है, ये भाग b है, तो ये भी a है और ये भी क्या है, b। अब आप अगर ध्यान दें तो a से b के बीच की दूरी मैंने a मान रखी है, a मान रखी है। और अगर a से b के बीच की दूरी को मैं रेडियस के टर्म्स में निकालूं तो ये पहले गोले की त्रिज्या, ये दूसरे गोले की त्रिज्या, अर्थात जो a की वैल्यू है वो कितनी त्रिज्याओं के बराबर है। तो मैं मानता हूं इस बात को, a की वैल्यू जो है वो 2 त्रिज्याओं के बराबर है। तो आप इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, किसी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के लिए, जिसे हिंदी में सरल या आद्य इकाई सेल कहते हैं, उसकी त्रिज्या, उसमें उपस्थित अवयवी गोलों की त्रिज्या
और इकाई सेल के भुजा में संबंध A इक्वल टू 2R होता है, या इसको ऐसे भी बेटा लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू A बाई 2। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको डायरेक्ट रिलेशन निकालने के लिए आता है कि रिलेशन क्या होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनसे रिलेटेड कोई ऑप्शन हो सकता है, आप उसको ध्यान दोगे। तो हर एक प्रकार के यूनिट सेल के लिए आपको विशेष ध्यान रखना है कि इकाई सेल की भुजा और उसमें उपस्थित अवयवी गोलों की त्रिज्या के मध्य संबंध क्या होता है। बेटा बाकी की गणना मैं करता हूं इस साइड पे, तो मैं संकुलन क्षमता की इस हेडिंग को मिटा देता हूं और बाकी का कैलकुलेशन यहां करते हैं। तो बेटा अब हमें ज्यादातर गणनाएं हमारे पास हैं, हम स्टार्ट करते हैं इसको लगाना कि पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकाली जाएगी। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता जिसे बेटा हम पैकिंग इफिशियंसी के नाम से भी जानते हैं। बेटा इसका फॉर्मूला मैंने 2 मिनट पहले लिखा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था इकाई सेल का आयतन और ऊपर था परमाणुओं का आयतन। परमाणुओं का आयतन। और बेटा मैंने कहा था कि ये वैल्यू या संकुलन क्षमता की जो वैल्यू आती है ये परसेंटेज वैल्यू है, तो इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, 100 से मल्टीपल कर देते हैं। हाँ ये भी अगर संकुलन क्षमता को आप परसेंटेज में नहीं निकालना चाहते, वैसे तो संकुलन क्षमता हमेशा परसेंटेज में ही पूछी जाएगी, लेकिन आपको परसेंटेज में नहीं निकालनी है तो आप ये 100 का मल्टीपल ना करना और संकुलन क्षमता जो है वो नॉर्मली निकल आएगी। लेकिन तो मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, सबसे पहले आता है परमाणुओं का आयतन। मुझे ये चेक कर लेना चाहिए सबसे 2 चीजें, परमाणु किस आकार में होते हैं। तो बेटा सभी को पता है, आपने 11th क्लास से में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है, हाई स्कूल में भी पढ़ा, मेरे ख्याल से इससे भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा। परमाणु गोले के आकार का होता है। तो परमाणु का आयतन का मतलब है गोले का आयतन। और बेटा गोले का आयतन आपने पढ़ रखा होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अभी मैं क्या समझता हूं, परमाणुओं का आयतन का मतलब क्या, एक से ज्यादा परमाणु हैं। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि परमाणुओं की संख्या एक से ज्यादा हो, लेकिन सरल या आद्य इकाई सेल में मैंने जब परमाणुओं की संख्या निकाली थी वो कितनी आई थी, 1। तो मैं 4/3 में 1 का गुणा कर देता हूं। अगर परमाणुओं की संख्या किसी भी यूनिट सेल में 2 हो गई तो मैं 2 का गुणा कर दूंगा। अगर किसी भी प्रकार के यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 4 हो गई तो मैं 4 से गुणा कर दूंगा। फिलहाल हमारे यहाँ सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या 1 है, 1 से मल्टीपल रहेगा। नीचे कहता है यूनिट सेल का आयतन। तो बेटा यूनिट सेल का आयतन होता है भुजा की घात 3 या भुजा की घात भुजा क्यूब। और मुझे पता है इकाई सेल की भुजा क्या है, a, तो इसका आयतन हो जाएगा a क्यूब। और क्योंकि बेटा मुझे ये वैल्यू परसेंटेज में चाहिए, मैं 100 से मल्टीपल करके रखूंगा। बेटा आप इसको सोल्व करेंगे, 4/3 पाई की वैल्यू रख सकते हैं। आर क्यूब लिखा हुआ है, मैं आर क्यूब लिखे देता हूं। थोड़ा सा बेटा नीचे इसको सोल्व करने की कोशिश है करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, तो बेटा हमको पता है ए की वैल्यू कितनी है, 2r। तो बेटा ए की वैल्यू है 2r का क्यूब इंटू 100। बेटा इसको और सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 22 अपॉन 3 और 7 का गुना 21। आगे मैं सॉल्व करता हूं, नीचे 2 का क्यूब होएगा 8 और साथ में r क्यूब इंटू 100 और ये r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको देखता हूं अगर, तो ऊपर आने वाला है 4 इंटू 22 अपॉन 21 इंटू 8 इंटू 100। मैं इसको डिवाइड करता हूं 2 टाइम्स पे,
इससे डिवाइड होगा 11 टाइम पे। अगर मैं इसको और सॉल्व करता हूं 2 टाइम पे, इसको 11 टाइम पे, तो ऊपर 11 का मल्टीपल 100 पे हो जाएगा 1100 अपॉन 21। अब मुझे 21 से इस नंबर को डिवाइड करना होगा और 21 से इस नंबर को डिवाइड करने पर जो भी आंसर मिलेगा यही पैकिंग इफिशियंसी होगी। तो मैं अलग कहीं कर लेता हूं, 21 से डिवाइड करके देख लेता हूं इसको। $63 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 1708 टाइम। बेटा आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 52, मैं यहाँ नीचे लिखे देता हूँ 52.38। अगर मैं इसको संभावित मान ले लूँ, अप्रोक्सीमेटली मैं चेक करूँ तो ये वैल्यू, क्योंकि लास्ट वाला डिजिट जो है वो 5 से बड़ा है, लास्ट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा होने पर मैं लास्ट वाले डिजिट को छोड़ दूंगा, उसके पहले 1 जोड़ देंगे तो 3 को मैं क्या बना दूंगा 4। तो अगर मैं चेक करता हूं ऐसी सिचुएशन पर तो पैकिंग इफिशियंसी सरल या आद्य इकाई सेल के लिए जो संकुलन क्षमता है वो 52.4% आती है। मैं बताऊं इसका अर्थ क्या होता है। मैं बताता हूं कि अगर आपके पास कोई भी सरल या आद्य इकाई सेल है तो उसमें 52.4% भाग अवयवी कणों का होगा, इन गोलों का होगा। अभी सोच सकते हैं अगर 52.4% भाग उन अवयवी गोलों का है तो रिक्त स्थान कितना है। तो बड़ा आसान सा है, इसको 100 पे माइनस कर दीजिए। अगर आपको रिक्त स्थान का आयतन चाहिए कि अगर कभी कभी ये पूछ लेता है, अगर मुझे पता है अवयवी गोलों की पैकिंग इफिशियंसी 52.4 है तो वॉइड्स का परसेंटेज क्या है। वॉइड्स का मतलब रिक्तियों का या रिक्त स्थान का परसेंटेज क्या है। तो मैं रिक्तियों का स्थान देखता हूं। रिक्तियों का प्रतिशत भाग, बड़ा आसान सा है, टोटल परसेंट कितना होता है 100, उनमें से 52.4% भाग तो अवयवी गोलों का है, ठोस गोलों का है। तो रिक्तियों का स्थान कैसे निकलेगा, 8 डिवाइड माइनस करोगे 6 47.6% भाग, ये जो भाग आता है ये रिक्त स्थान का। इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, अगर सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल है तो उसमें 52.4% भाग गोलों का होगा और बचा हुआ 47.6% भाग जो है वो रिक्त स्थान का होगा। तो बेटा इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान का भी स्थान ध्यान रखना है। वैसे एक चीज और मैं बता दूं, अगर आपको पैकिंग इफिशियंसी मालूम है, संकुलन क्षमता मालूम है, आप रिक्त स्थान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो आप इनको, इस रीडिंग को आप तैयार भी कर लें, क्योंकि अगर कभी आपको डायरेक्टली पूछ लेता है कितना होता है संकुलन क्षमता, आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। अगर संकुलन क्षमता के लिए कैलकुलेशन कहता है तो पूरा आपको करना है। और ध्यान रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अवयवी कणों को मैंने इस व्यवस्था में इसलिए बनाया क्योंकि अगर मैं इस व्यवस्था में बना देता तो फिर आप पीछे वाले गोलों को ना देख पाते। जैसे इस स्ट्रक्चर में मैं पीछे वाले गोले ना बना पाता, अब ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मुझे पीछे वाले गोले भी दिखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये गोले इतने बड़े होते हैं कि ये सारे के सारे गोले एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। तो बेटा ये हो गया पैकिंग इफिशियंसी। आज के आर्टिकल पर हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल पर जब हम लोग मिलेंगे तो एफसीसी फलक केंद्रित इकाई सेल के लिए संकुलन क्षमता की गणना करेंगे और ये भी चेक करेंगे कि किस यूनिट सेल के लिए डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है। संकुलन क्षमता ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।